हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों 100 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। तो खाक छानना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका राइट आंसर है भटकना। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तू ये तेरा शिशु जग है उदास में कौन सा अलंकार है? ये तेरा शिशु जग है उदास, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा, इसमें होगा रूपक अलंकार। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार होता है, नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार होता है। तो ये आपका जो रूपक अलंकार का उदाहरण क्या होगा? ये तेरा शिशु जग है उदास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालिनी किस प्रकार का छंद है? आपका राइट आंसर होगा मालिनी, ये आपका वार्णिक छंद होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिया गया है। तो ये जो वार्णिक छंद है मालिनी, इसमें 15 वर्ण होते हैं, यानी 15 वर्णों वाला वार्णिक छंद है कौन सा? मालिनी छंद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद होता है, वार्णिक छंद होता है, मुक्तक छंद होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी भाषा, इसको आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी हमारी राजभाषा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया। राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को इसको दिया जाता है, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। तो चलिए अगला प्रश्न है, अनायास का विलोम है। अनायास शब्द का विलोम क्या होता है? आपका सही आंसर होगा सायास होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद ये स्थायी भाव है, किस रस का होगा? आपका सही आंसर है शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया गया है? तो मातृभाषा में शिक्षा ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 350 के अंतर्गत दिया जाता है। अब अनुच्छेद 350 के दो खंड हैं, क खंड और ख खंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 350 का ए। ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देवार्चन में संधि है। तो इस देवार्चन शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? आपका सही आंसर है, इसमें है आपकी स्वर संधि। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। और ये आप जानते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियाँ होती है। फिर उसके बाद जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों में से जो आपका, चलिए 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में समास है। इस पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? आपका राइट आंसर है, इसमें होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि समास जो है, समास के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेदों में से नंबर 1 कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, अव्ययभाव समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है। ये 6 भेद होते हैं समास के। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पुस्तकालय में है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, मोहन स्कूल से आया सो गया। वाक्य है, मोहन स्कूल से आया सो गया, ये किस प्रकार का वाक्य होगा? आपका आंसर है, ये आपका मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया। ये आप जानते हैं कि वाक्य उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य होता है, नंबर 3 मिश्र वाक्य होता है। तो संयुक्त वाक्य जो है, संयुक्त वाक्य में आपका जो बीच में एक शब्द को जोड़ने के लिए यहाँ पे और इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा, लेकिन ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अवनत में उपसर्ग है।
तो इस अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? आपका सही आंसर है अवनत शब्द में अब उपसर्ग दिया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर दिया गया। और ये आप जानते हैं कि उपसर्ग किसको बोलते हैं? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में, जो किसी शब्द के आदि में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, उसको उपसर्ग बोलते हैं। और इस अवनत शब्द में अब उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूसरों के दोषों को खोजने के लिए एक शब्द है। दूसरों के दोषों को खोजने के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका सही आंसर है ये होगा छिंद्रान्वेषण, ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तो इस तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा सूर्य होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? आपका सही आंसर है विमुख, सम्मुख का विलोम विमुख, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपका सही आंसर है भारतीय का बहुवचन, ये यहाँ पे अशुद्ध दिया गया है, अशुद्ध दिया गया है, और भारतीयों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि कुछ शब्द होते हैं हिंदी में जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर हो गया, बाल हो गया, प्राण हो गए, आंसू हो गया, होश हो गया। तो ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। भारतीयों का बहुवचन, भारतीय का बहुवचन भारतीयों हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इन चारों में से मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है? आपका राइट आंसर है भारत भारती, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पेड़ में पक्षी बैठी है, वाक्य में कारक है। पेड़ में पक्षी बैठी है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? आपका सही आंसर है इसमें होगा अधिकरण कारक, ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया। ये आप जानते हैं कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए में पर, ये जो में पर ये किसका कारक चिन्ह होता है? में पर ये होता है आपका अधिकरण का, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। पेड़ में पक्षी बैठी है तो यहाँ पे में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अधिकरण कारक राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो स्वर्णकाल के रूप में हम किस काल को जानते हैं? आपका राइट आंसर है भक्ति काल को स्वर्णकाल बोलते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अनुचित का सही संधि विच्छेद है। अनुचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपका सही आंसर है अन धन चित बराबर अनुचित होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? इन चारों में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा दिया गया है? ग, ये आपका अल्पप्राण होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छाना बिलोरी नामक स्थान किस जनपद में अवस्थित है? तो छाना बिलोरी ये आपका बागेश्वर में अवस्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, कटकुनौला स्थित है। तो कटकुनौला ये किस जनपद में अवस्थित है? पिथौरागढ़ में अवस्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला पहला राज्य है। तो गाय को राष्ट्रमाता के रूप में किसके द्वारा घोषित किया गया है? किस राज्य के द्वारा सबसे पहले घोषित किया गया है? आपका आंसर होगा उत्तराखंड के द्वारा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना हुई। अल्मोड़ा नगर पालिका ये कब अस्तित्व में आती है, कब होती है इसकी स्थापना? आप जानते हैं 1864 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नरी को अपना प्रतिनिधि चुनने का वास्तविक अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कुमाऊं कमिश्नरी को अपना वास्तविक प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है ये 1921 में प्राप्त होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत समाचार पत्र था। तो टिहरी रियासत ये एक प्रकार का समाचार पत्र था, और किस प्रकार का था? आपका आंसर होगा ये पाक्षिक समाचार पत्र था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदमहेश्वर घाटी कहाँ स्थित है? मदमहेश्वर घाटी आपके रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जली सेरा बुग्याल स्थित है। तो जली सेरा बुग्याल ये कहाँ पे हो जाएगा? आपका आंसर है जली सेरा बुग्याल होगा आपका
चमोली में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, झूला देवी मंदिर किस जनपद में है? तो झूला देवी मंदिर ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका राइट आंसर है ये है आपका अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य तितली संग्रहालय स्थित है? तो राज्य तितली संग्रहालय ये आपका भीमताल में है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतीय विकास जल समिति की स्थापना किस वर्ष होती है? आपका आंसर है 1950 में पर्वतीय विकास जल समिति अवस्थित होती है, यानी इसकी स्थापना होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौरा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? आपका आंसर है गौरा देवी मंदिर ये आपके पौड़ी में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, काला पानी नामक स्थान ये अवस्थित है कहाँ पे? काला पानी नामक स्थान है आपका पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल को संक्षेप में यूकेडी बोलते हैं, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? आपका आंसर है डी पंत, और इनका पूरा नाम होता है देवी दत्त पंत, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अविवाहित युवतियों से संबंधित आंदोलन कौन सा है इन चारों में से? आपका सही आंसर है ये है आपका मैती आंदोलन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जागृत जनता के संपादक कौन थे? आपका सही आंसर है जागृत जनता के संपादक होते हैं आपका पीताम्बर दत्त पांडे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरामणि ग्लेशियर स्थित है? तो हीरामणि ग्लेशियर ये कहाँ पे अवस्थित है? पिथौरागढ़ में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन ये किस वर्ष होता है? आपका राइट आंसर है 1918 में कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन आयोजित होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? ये आप जानते हैं कि वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, 1917 में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है, 1918 में दूसरा अधिवेशन होता है, 1919 में तीसरा अधिवेशन होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तराई जिले का गठन किस वर्ष हुआ? तो तराई जिले इसका गठन कब होता है? आपका आंसर है 1842 में तराई जिले का गठन होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ? बाघ परियोजना ये कब शुरू होती है? यानी इसको प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? आपका आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, और कब होती है? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होती है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटाल बाजार कहाँ स्थित है? तो पटाल बाजार ये कहाँ पे अवस्थित हो जाएगा? आपका आंसर है पटाल बाजार है अल्मोड़ा में, ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली कुमाऊनी फिल्म कौन सी है? तो ये आप जानते हैं कि कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेगा आ है, और जबकि गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म जगवाल है। समलौन जो फिल्म है ये आपकी प्रथम वीडियो फिल्म होगी, और घर जवां ये आपकी गढ़वाली भाषा की फिल्म है, सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, सोर घाटी में कौन सा शहर बसा हुआ है? आपका आंसर है सोर घाटी में पिथौरागढ़ शहर बसा हुआ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, बासुकी नाग मेला किस जनपद में लगता है? आपका राइट आंसर है बासुकी नाग मेला पिथौरागढ़ में लगता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, NIM अवस्थित है? तो NIM इसका पूरा नाम क्या होता है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इसकी ये कहाँ पे अवस्थित है? उत्तरकाशी में अवस्थित है, और इसकी स्थापना कब होती है? 14 नवंबर 1965 को ये अस्तित्व में आता है। इसको नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड एक्सप्रेस नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड एक्सप्रेस नाम से हम किसको जानते हैं इन चारों में से? आपका सही आंसर है सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूना बुग्याल कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो भूना बुग्याल है ये आपका चमोली में अवस्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाथी पांव पर्वत स्थित है? तो हाथी पांव नामक जो पर्वत है ये आपका चमोली में अवस्थित है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या होती है? तो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देहरादून में, और इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? आपका सही आंसर होगा इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक इसमें अध्यक्ष होता है और 2 इसमें सदस्य होते हैं। तो
कुल होते हैं इसमें 3 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? आपका राइट आंसर है बैडमिंटन से मधुमिता बिष्ट संबंध रखती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य जल दिवस मनाया जाता है, तो राज्य जल दिवस ये कब मनाते हैं? आपका आंसर है 25 मई को। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं? आपका सही आंसर है स्वतंत्रता से पूर्व 11 भूमि बंदोबस्त होते हैं, जबकि स्वतंत्रता के बाद एक बार भूमि बंदोबस्त होता है और कुल 12 बार भूमि बंदोबस्त हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हुई, तो गढ़वाल वन विभाग ये कब अस्तित्व में आता है? आपका आंसर है 1969 को गढ़वाल वन विभाग की स्थापना होती है और कुमाऊं वन विभाग की स्थापना होती है 1800 यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना होती है और ये 18 होगा आपका 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है, तो सबसे अधिक मात्रा में अनुसूचित जाति अर्थात एससी जो जाति है वो किस जनपद में निवास करती है? आपका आंसर है हरिद्वार जनपद में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है उजरी या अनेरी होली का संबंध है, तो उजली या अनेरी होली इसका संबंध किस जनजाति से है? आपका आंसर है थारू जनजाति से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शंभू ग्लेशियर अवस्थित है, तो शंभू ग्लेशियर ये आपका बागेश्वर में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है लाल सांगा प्राचीन नाम है, लाल सांगा ये कहाँ का प्राचीन नाम है? चमोली का प्राचीन नाम है लाल सांगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है झुपिया आभूषण धारण होता है, तो झुपिया नामक जो आभूषण है ये कहाँ पे धारण होता है? कान में धारण होने वाला आभूषण है झुपिया आभूषण। ऑप्शन ए राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ये आपका देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? आपका आंसर है ये अजय विक्रम सिंह ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपका आंसर है अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना होती है 1993 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दल बदल कानून से संबंधित है, तो दल बदल कानून से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन होगा? आपका राइट आंसर है 52वें क्रम का संविधान संशोधन ये दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका आंसर है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा गया। आपका आंसर है हीरालाल जे कानिया ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश वो सर एलिजा एम्पे थे और प्रथम जो महिला होती है वो फातिमा बीबी होती है। चलिए अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई, तो अशोक मेहता समिति ये कब स्थापित होती है? आपका आंसर है 1977 में अशोक मेहता समिति की स्थापना होती है और ये अशोक मेहता समिति ये पंचायतों से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पंचायतों से संबंधित समिति कौन कौन सी है? आप बोलोगे अशोक मेहता समिति पंचायतों से संबंधित है और इसकी स्थापना होती है 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति ने आरटीआई एक्ट पर अपनी मंजूरी दी, तो आरटीआई एक्ट पर अपनी मंजूरी राष्ट्रपति ये कब देते हैं? आपका राइट आंसर होगा 15 जून 2005 को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और आरटीआई का पूरा नाम आप जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियम है और राष्ट्रपति अपनी अनुमति देते हैं 15 जून 2005 को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया ये आप जानते हैं, तो ये 1962 में चीन के द्वारा आक्रमण किया गया 1971 में ये आपका पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती है, तो रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल में
किस परत में उत्सर्जित होती है? आपका राइट आंसर होगा आयन मंडल में रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। ये आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में हम वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है? 5 परतों में। और इन 5 परतों का जो क्रम है वो आपका नीचे से ऊपर की ओर होता है। सबसे नीचे होगा आपका ट्रोपोस्फीयर, जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, ये क्षोभ मंडल है। फिर उसके बाद समताप मंडल होगा, फिर आपका मध्य मंडल होगा, फिर आयन मंडल होगा, फिर बाह्य मंडल होगा। तो आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये जो मलेरिया की दवा क्या है? कुनैन है। और कुनैन किस से प्राप्त होती है? सिनकोना नामक वृक्ष से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सालारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो सालारगंज नामक म्यूजियम ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनकी दरगाह किसी स्थान पर है? अजमेर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है? आपका सही आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध के हो जाने के बाद भारत में क्या होता है कि मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आ जाता है। और ये आप जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये प्रथम युद्ध होता है पानीपत का। और इस प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हो जाते हैं और मुगल साम्राज्य भारत में अवस्थित हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभ्यारण्य अवस्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य ये आपका कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो दीन ए इलाही धर्म चलाने वाला जो कौन सा शासक था? अकबर के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? आपका आंसर है सुएज नहर का निर्माण ये 1854 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाता है और बन करके पूरा बन होता है, ये बन करके तैयार होता है 1869 को। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे धीमी गति किस भूकंपीय तरंग की होती है? आपका राइट आंसर होगा सबसे धीमी गति से चलने वाली जो भूकंपीय तरंग है वो आपकी तृतीयक तरंग है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया। इसको एल तरंग के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो गति होती है 2-3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, 2-3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और जबकि प्राथमिक जो तरंगे होती है इसकी गति बहुत तीव्र होती है। और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूडान की राजधानी है? तो सूडान की राजधानी कौन सी हो जाएगी? आपका सही आंसर है सूडान की राजधानी है खार्तूम। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी दो नदियों के संगम पर, दो नदियों की से मिल करके बनी हुई है। एक है आपकी नीली नील। तो नीली नील और श्वेत नील, तो इन दोनों नदियों से मिलकर के बनती है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और इन दोनों नदियों का जो संगम है वो सूडान की राजधानी है खार्तूम यहाँ पे होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के जनक हैं? मानव भूगोल के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं? फ्रेडरिक रेडजेल को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपका सही उत्तर है स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये इन दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई है। ये इसके संस्थापक हो जाएंगे। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपका आंसर होगा कि अंतिम जो मुगल सम्राट था, कुछ लोग औरंगजेब को बता देंगे, ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा। अंतिम मुगल सम्राट पूछा गया है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ये स्थानांतरित किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर है कि 1912 में स्थानांतरित होती है। जबकि ध्यान दीजिएगा कि जबकि 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित होता है और इस दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। पहला निर्णय लिया जाता है कि
5 में जो बंगाल विभाजन हुआ है उस बंगाल विभाजन को रद्द करना था। और दूसरा कि भारत की राजधानी दिल्ली ले जाने का जो निर्णय है ये 1911 में लिया गया है, जबकि राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1912 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हुसैन सागर झील अवस्थित है। हुसैन सागर झील ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टाना झील किस महाद्वीप में स्थित है। तो टाना झील ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बाइट में कितने निब्बल होते हैं। आप जानते हैं एक बाइट में 2 निब्बल होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है मेमोरी की। आपका आंसर है टीबी, ये मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और एमबी यहाँ पे एमबी दिया गया है, केबी दिया गया है, जीबी दिया गया है। इनका पूरा नाम होता है, एमबी का होता है मेगाबाइट, केबी का होता है किलोबाइट और जीबी का होता है गीगाबाइट। तो सबसे बड़ी इकाई टीबी होती है टेराबाइट। चलिए अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग से संबंधित सवाल है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और रीजनिंग से संबंधित सवाल है, आपका सही आंसर जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है। आपका राइट आंसर होगा ये होता है आपका आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। और ये आप जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना ये कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। और आरबीआई का राष्ट्रीय एकीकरण जो है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉट 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 को देशों के बीच तीव्र एकीकरण के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। को देशों के बीच तीव्र एकीकरण के रूप में जानते हैं, किसको जानते हैं, वैश्वीकरण को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष डॉट 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 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये किस वर्ष होता है। आपका आंसर है 1969 को होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया। और जिस समय इन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है निगम कर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित है। आपका आंसर है तृतीयक क्षेत्र को बोलते हैं हम सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग इत्यादि सम्मिलित होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी उपनाम से हम किसको जानते हैं। आपका सही आंसर है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय योजना समिति ये 1938 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला देश है। तो सबसे पहले किस देश के द्वारा जीएसटी लागू किया गया है। आपका आंसर होगा फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काला सीसा नाम से जाना जाता है। तो काला सीसा नाम से हम किसको जानते हैं। आपका सही आंसर है ग्रेफाइट को काला सीसा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो जन योजना का प्रारूप ये MN राय जी के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। तो अर्जुन पुरस्कार इसकी शुरुआत किस वर्ष होती है। आपका आंसर है ये वर्ष 1961 में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन है। तो भारत के वो प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका राइट आंसर है विनोबा भावे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये आपका कहाँ पे अवस्थित हो जाएगा, मुंबई के ट्राम्बे में। ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करना, अच्छा वही सवाल है, आपका राइट आंसर है ये विनोबा भावे हो जाएगा। और भाभा ये आपका ट्राम्बे में अवस्थित है। और अगला प्रश्न है आगा खां कब का संबंध है।
आगा खां कप ये किससे संबंध, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आपका राइट आंसर होगा हॉकी से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक मॉडल पेपर था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।